लास्ट क्लास में हमारी जो भी बात हुई थी, हम बृहस्पति के बारे में ही पढ़ रहे हैं। 1 से लेके 7 तक बृहस्पति के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि क्या तरीका है बृहस्पति को लाल किताब के अनुसार कुंडली में देखने का। क्योंकि देखिए, सभी ज्योतिष अलग अलग तरीके से बृहस्पति की कमिटमेंट करते हैं। सब लोग बृहस्पति को सिर्फ ज्ञान के मामले में ही लेके चलते हैं, सम्मान के मामले में लेके चलते हैं, बृहस्पति को सेविंग के मामले में लेके चलते हैं, समृद्धि के मामले में लेके चलते हैं। लेकिन लाल किताब में कहीं ना कहीं बृहस्पति की जो मतलब सिर्फ बृहस्पति की नहीं, हर ग्रह की चीजों को कहीं ना कहीं अलग रूप से देखा गया है। जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, वो किस तरीके से आपके जीवन में काम करता है, किस तरीके से उसके इम्पैक्ट आते हैं, ये लाल किताब आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बताती है। तो आज हम बृहस्पति के बारे में ही बात कर रहे हैं। और पीछे हमने देखा कि बृहस्पति 1 से लेके 6 तक और 7 तक की स्थिति, अब 8 के बारे में पढ़ रहे हैं। लाल किताब 1941 का हम जो स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी में क्या है कि सबसे शॉर्टेड में लिखा होता है, सबसे छोटी छोटी भाषाओं में लिखा होता है। कुछ दोहों में पूरी ग्रह की प्रिडिक्शन कर दी जाती है, व्याख्या कर दी जाती है, और उसी को ही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसी को ही समझ के हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ग्रह हमारे जीवन में कार्य करता है। और ये मैंने पहले ही पहली वाली क्लास में बताया था कि कोई भी ग्रह लाल किताब के अनुसार 1 से लेके 6 तक ग्रह का असर अलग होता है और 7 से लेके 12 तक का ग्रह का असर अलग हो जाता है, बिल्कुल विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर कोई ग्रह 1 से लेके 6 तक सिर्फ अच्छे अच्छे फल देने के लिए बैठा है, तो 7 से लेके 11 तक हो सकता है उसके रिजल्ट बुरे हों। जैसे कि लाल किताब बोलती है, अगर जन्म कुंडली में सूर्य राशि फल का होता है, कहीं भी बैठेगा वो राशि फल का होता है। और 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 6 तक छठे घर में कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से छठे घर का सूर्य अच्छा हो जाता है। जब मंगल या केतु लगन में हो तो छठे घर में सूर्य अच्छा हो जाता है। तो 1 से लेके 6 तक सूर्य अच्छा होता है और 10 से लेके 12 तक सूर्य की खराबी बताई गई है लाल किताब में। उसमें कुछ कंडीशन लगती है, लेकिन छोटी ऊपरी तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 से लेके 6 तक बृहस्पति सूर्य अच्छा, और 7 से लेके 12 तक सूर्य खराब रिजल्ट देगा। अच्छे रिजल्ट कब आएंगे कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस लगेंगी, कुछ रूल्स लगेंगे, और जब रूल्स लग जाते हैं उसके बाद 7 से लेके 12 तक के सूर्य का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही सभी ग्रहों का है कि आगे के घर जो होते हैं, 1 से लेके 6 तक के जो घर होते हैं, जो आगे के घर होते हैं, उसमें ग्रहों का अलग रिजल्ट होता है, और 7 से लेके 12 तक जो घर होते हैं उसमें रिजल्ट अलग तरीके से मिलता है। हो सकता है ग्रह अपनी पॉजिटिविटी ही खो दे और सिर्फ उसके बारे में नेगेटिविटी हो सकता है ग्रह कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में अनलॉक कर दे जिसे व्यक्ति को पता ही ना हो कि ये भी चीज मेरे को परमात्मा ने दी हुई है। तो बहुत सारी चीजें कुंडली में हमें बतौर गिफ्ट या उपहार समझ लीजिए, इसके रूप हमें परमात्मा से मिलती हैं। बस समझने की जरूरत है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और किस ग्रह की क्वालिटी है। जरूरी नहीं है कि अपने बृहस्पति को आप पूजा पाठ दान पुण्य करके ही बृहस्पति से लाभ ले सकते हैं। हो सकता है बृहस्पति की जो दूसरी जो खराबियां हैं, जो बृहस्पति की जो खराबी की बात यहाँ पर हो रही है कि बृहस्पति जब खराब होता है तो उसकी अच्छाइयों से वो खराब होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खराबियों से वो बढ़ेगा। कई बार खराबियों से भी बृहस्पति खराब होता है कि बृहस्पति ऑलरेडी आपका खराब है और आप और उसको खराब कर रहे हो, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो कई बार होता है उससे विपरीत वाली बातें, मतलब कि बृहस्पति क्या है, दया दान धर्म, मतलब दया दान और धर्म ये बृहस्पति है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका बृहस्पति खराब होगा तो धर्म पे तो आप चल सकते हो, लेकिन दया दान नहीं कर सकते। अगर दया और दान करोगे आपके बृहस्पति आपको बर्बाद कर देगा, जबकि दया दान तो बहुत अच्छी चीज है। धर्म तो देखो, आप जिस सनातन धर्म में जन्म लेते हो या किसी भी धर्म में जन्म लेते हो, किसी भी कौम में धर्म जन्म लेते हो, तो आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि आप अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहो।
धर्म परिवर्तन ना करो, किसी दूसरे समाज में जाके अपना धर्म चेंज कर दो, या अपने समाज में रह के दूसरे समाज की प्रशंसा करो, दूसरे धर्म की प्रशंसा करो और अपने के विरुद्ध हो जाओ, अपने से कटो मत। तो ये चीज तो एक इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी देखा जाता है, क्योंकि धर्म के अंदर सिर्फ अकेला बृहस्पति नहीं आता, उसमें सूर्य भी देखा जाता है। लेकिन दान और दया, ये प्रॉपर जो है ये बृहस्पति की चीजें। तो अगर किसी का बृहस्पति गलत घर में बैठा है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, और ऐसा व्यक्ति दया करेगा, दान करेगा, उतना बर्बाद होगा। दया का मतलब ये ऐसा होता है कि चल कोई कहीं पे भी गए, किसी पे भी गए, कोई मिला, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, आपने मदद कर दी। कोई बाहर रोड पे किसी भी तरीके से, जो एक होता है कि मदद करने वाला, कि कोई व्यक्ति, परेशान व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपने उसको मेंटली हेल्प कर दी, मतलब अपनी बातों से उसको एडवाइस दे दी, या उसको कन्विंस कर दिया, थोड़ा सा उसका काउंसलिंग कर दी। एक तो ये वाली मदद होती है, ठीक है। तो इस मदद से कुछ नहीं, क्योंकि ये मदद बुद्ध की जो है, ये तो बुद्ध का काम है। लेकिन एक मदद वो होती है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपने अपने जेब में से निकाला 10,000 या 5,000 जाके उसको दे दिए, ये ले तू काम कर ले, तेरी जिंदगी में सुधर जाएगी। लेकिन वो ही दिन आपके लिए बर्बादी का कारण बनेगा। ये वाला जो दान और मदद बोली गई है, इस तरीके की चीजें हैं। यहाँ पर कई बार पुण्य कर्म करने से, मतलब ये पुण्य कर्मों में आता है, कई बार पुण्य कर्म करने से भी इंसान दुखी रहता है। तभी आज के टाइम में बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो इतने सारे पुण्य कर्म कर रहा हूँ, तब भी मेरे जीवन में दुख बसा हुआ है। क्योंकि जितने भी दान धर्म वाले काम होते हैं, दान दया वाले काम होते हैं, ये बृहस्पति के होते हैं, और बृहस्पति खराब होगा तो नुकसान आपको ही देखने को मिलेगा। अब 10वें घर में जिसका बृहस्पति, अब हम 10वें घर की बात करेंगे, अभी 8वें घर का बृहस्पति है। 10वें घर में जब बृहस्पति होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जितना वो पूजा पाठ करेगा, जितना भी वो व्यक्ति दान करेगा, दया करेगा, कहेगा चल कोई नहीं, मैं कम खा लेता हूँ, दूसरे वाले का पेट भर जाए, उतना वो दुखी होगा, उतना वो अपने जीवन में काम काज के, व्यापार के प्रति वो पीछे होता चला जाएगा। क्वालिटी चाहे वो कितनी भी अच्छी संजो ले, लेकिन उसके अंदर जो खुद की रिजक है, जो खुद की कमाई है, वो जीरो हो जाएगी। तब वो उसको एक, सलाह दी है। हाँ जी, बृहस्पति साथ वाले को बोलते हैं ये बातें। क्या कह रहे हैं? बृहस्पति साथ वाले को भी बोलता है चीजें, दान ना करे। हाँ, सात वाला भी यही है, सात वाला भी यही है, क्योंकि जहां भी शनि का कंटेंट जुड़ेगा, जो भी घर शनि से जुड़ा हुआ है, मतलब कि जैसे 7वां घर उच्च का शनि, 10वां घर शनि का पक्का घर, और 11वां घर शनि का पक्का घर, ये तीनों घर, 11वां घर शनि की वैसे तो जमीन है, पक्का घर बृहस्पति का है। तो 11वें घर में कुछ चीजें ऑल्टर हो जाती है, लेकिन 7वें और 10वें घर के अंदर जब भी बृहस्पति आ जाता है, क्योंकि ये शनि के एक उच्च का घर है और एक पक्का घर है, यहाँ पर क्या है, उसको अपने बृहस्पति को नहीं बढ़ाना है। क्योंकि अगर वो बढ़ाएगा, 7वें घर का अगर बृहस्पति बढ़ाएगा, डेली इनकम रुक जाएगी। ठीक है जी। 10वें ठीक है घर का गुरु। अगर उसने बृहस्पति लिया, 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति उसने बढ़ा लिया, तो समझ लो उसके उसके व्यापार पे, उसके काम पे ताले लग जाएंगे। ठीक है जी। इतने बुरे बृहस्पति के, हम अच्छे कर्म करके भी बुरे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो वही चीज है, उस चीज को समझने की जरूरत है, और ये सिर्फ हम समझेंगे कि लाल किताब किस तरीके से हमें उस चीज को समझाती है। फिर वही बात है कि लाल किताब सिर्फ हमें ये बताती है कि लाइफ जीनी कैसे है। उपायों का जिक्र इसमें इतना नहीं होता, उपाय तब किए जाते हैं जब ग्रह अपनी पूरी हद क्रॉस कर देता है। बाकी सबसे पहले अगर आपके पास आपकी कुंडली है, और जिस दिन से आपको पता चल जाए कि हाँ जी ये वाला रूल मेरे लिए अप्लाई होता है, बस वो रूल फॉलो करना शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। एक मुहावरा है, जब जागो तब सवेरा, और ये मुहावरा सिर्फ एक इंसानों के लिए बनाया गया है, कि आज आपको ये चीज पता चल गई कि मेरे जीवन में ये चीजें हैं, तो कल से ही उस चीज को अप्लाई करने लग जाओ। तो मतलब आज जागे, आज से ही सवेरा हो गया आपके जीवन में। तो ये बात बोली जाती है कि आपको सिर्फ
ये समझना है कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है और किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको। क्योंकि अगर आपने इंसानी जीवन लिया है तो अपने कर्मों के माध्यम से आप सारी चीजों को प्राप्त करोगे, और कर्म नहीं करोगे तो आपको परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। और कर्म अगर आपने त्याग दिए और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहे तो एक दिन वो होगा कि वही किस्मत आपके हाथ में कटोरा लेके बैठा देगी आपको। और कर्म किस तरीके से करने ये हमारी कुंडली बताती है कि कौन सा कर्म हमारे लिए उच्च है, कौन सा कर्म हमारे लिए नीच है। उन चीजों को आपको फोकस करने की जरूरत होती है। अगर मंत्र पढ़ने से, पूजा पाठ करने से, बड़े बड़े यज्ञ हवन करने से सारी संपत्तियां प्राप्त हो रही होती तो आज भारत देश का हर पंडित अंबानी के बराबर होता, क्योंकि उससे ज्यादा पूजा पाठ कर्म वाले काम आप नहीं कर सकते, ना आपने कभी किए होंगे। बिल्कुल सही कहा गुरु जी। ठीक है। बिल्कुल। कारण क्या है इसके पीछे का? कारण यही है कि कर्म के माध्यम से, मतलब आपकी कुंडली का जो शनि है, जो आपकी इंटेंशन है, आपकी जो क्वालिटी है, और साथ में शुक्र जो आपके अंदर को आपके अंदर की जो ऊर्जा जो लोगों को फैलाने की है, ये कार्य करते हैं। तो यही कहा गया लाल किताब में कि कलयुग में आने के बाद बृहस्पति थोड़ा सा खराब ही अच्छा, क्योंकि अच्छे बृहस्पति वाले दया करते हैं, दान करते हैं, और लोग उन्हीं को लूट खाते हैं। तो ये बात यहां पर बोली जाती है। और कई बार आपने भी सुना होगा कि जितने भी पंडित पुजारी अगर ये पूजा कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, अब मान लो इसकी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है, नहीं कई बार ऐसे भी सुना होगा कि कहीं दूर देश में, कोई दूर गांव में कोई एक इंसान है, कोई व्यक्ति है जो परिवार में रह बैठा हुआ है, अचानक से उसके ऊपर कोई दैवीय शक्ति आ जाती है, लोग उसका आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं और उसका नाम बड़ा हो जाता है। उसने तो कभी साधना भी नहीं करी, उसने कोई पूजा भी नहीं करी, उसने किसी भी तरीके से कोई मंत्र हवन भी नहीं किया, उसने कोई मंत्र जाप भी नहीं किया, उसने मतलब कोई ऐसी विधि नहीं करी, लेकिन फिर भी उसको परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया और उसके पास एक दैवीय शक्ति आ गई और वो लोगों का भविष्य बताने लग गया, लोगों की परेशानियों को दूर करने लग गया, झाड़ फूंक करने लग गया, ताबीज भभूति गंदा देने लग गया, जिसकी वजह से लोगों का उद्धार होने लग गया। अब लोग उसको भगवान की तरह पूजने लग गए। तो कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं। तो ये कुंडली है, इसमें जीवन छुपा है, और यही ढूंढना है कि एक जीवन कैसा छुपा है। इसके विपरीत जाओगे हर दिन कष्ट मिलेगा। और जो तुम्हें मिलना है, जिसके लिए तुम धरती पे आए हो, आप अपनी कुंडली के अनुसार चलना शुरू कर दो, आपको हर चीज उसके अनुसार मिलना शुरू हो जाएगी। यकीन मानना, लोग इतने अच्छे अच्छे योग लेके बैठे होते हैं, मेरे सामने कुंडली खुलती है जब, मेरे से पूछते हैं आके कि मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं, मुझे उपाय बताओ, समाधान बताओ। मैं देखता हूँ कुंडली में इतने अच्छे अच्छे योग लेके बैठे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 20 या 25 हजार रुपए की नौकरी में धक्के खा रहे होते हैं, क्योंकि गाइडेंस नहीं है उनके पास, गाइड नहीं करने वाला है कोई उनको। और इंस्टेंट आप किसी को हटा भी नहीं सकते हो कि भाई काम छोड़ के ये वाला काम कर ले, क्योंकि उसने अपने 20-25 साल आपने उसने उस काम को दिए हैं, एक्सपीरियंस उसका है, और आप उसको इमीडिएट हटा के तुम आप दूसरा काम भी नहीं दिला सकते। तो ऐसी चीजों को देख के थोड़ा सा दुख होता है कि परमात्मा ने तो खजाना दे दिया और तुम मुट्ठी भर धन से खुश हो रहे हो। तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से है और कैसे उस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई किया जाए और जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो आज हम बृहस्पति 8 की बात करेंगे। तो 1 से लेके 6 तक का बृहस्पति अलग था, 7 से लेके 12 तक का बृहस्पति पूरा अलग हो जाएगा। और जितनी भी मैंने अभी ये बातें बोली हैं, ये सारी बातें इस 8वें घर के बृहस्पति में प्रूफ हो जाएंगी आप, कि दान धर्म क्या होता है, दैवी शक्ति परमात्मा की शक्ति क्या होती है,
और किस चीज से अच्छा होगा, किस चीज से बुरा होगा, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। देखिए, आठवां घर जो होता है, हमने सब जानते हैं कि ये आठवां घर जो होता है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक का क्लियर है सबको? आवाज? हाँ जी गुरुजी क्लियर है। ठीक है जी। आठवां घर होता है मंगल और शनि और चंद्र। शनि, लाल किताब में शनि को हेडक्वार्टर बोला गया है। रविंदर जी एक बार बोल दीजिए, मैं बार बार चैट नहीं ओपन कर पाऊंगा आपकी। बोलकर करिए आप जो भी बात बोल रहे हैं। शनि का जो जन्म कुंडली का जो आठवां घर होता है उसको शनि का हेडक्वार्टर बोलते हैं। हेडक्वार्टर क्यों बोलते हैं कि हेडक्वार्टर कि वहां पर जो शनि जो है वो राहु केतु का एजेंट, उसके राहु केतु हैं। और शनि जो है, केतु जो है मोक्ष देता है, और राहु जो है वो प्रेत योनि में भटकाता है। तो जब मोक्ष और प्रेत योनि, इन दोनों का जो मालिक है वो शनि है, और आठवां घर हमारी मृत्यु का है, और तो मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलता है, और मृत्यु के बाद ही प्रेत योनि में व्यक्ति भटकता है। तो इसलिए आठवां घर शनि का हेडक्वार्टर बन गया। और कुंडली के चंद्रमा आठवें घर में नीच का होता है, क्योंकि चंद्रमा, क्योंकि आठवें घर में चंद्रमा नीच का होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि वहां पर होती है, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो आठवां चंद्रमा नीच का है, तो आठवां घर भी चंद्रमा का माना गया। और मंगल की आठवीं राशि है वृश्चिक राशि, वहां आठवीं राशि आती है, तो वहां पर मंगल का भी एक अपना अधिपतित्व हुआ। मतलब अब बृहस्पति इन तीनों ग्रहों का संबंध रखेगा। इन तीनों ग्रहों की कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू देखी जाएगी, तब वहां पे बृहस्पति की एक ऊर्जा को आप कैलकुलेट करोगे कि वो अच्छा रिजल्ट, बुरा रिजल्ट, कैसे रिजल्ट देगा। साथ में एक चीज और भी है कि आठवें घर से दृष्टि पड़ती है दूसरे घर पे, जो हमने बताया था कि पहले एक दृष्टि होगा कि आठवें घर से दूसरे घर में दृष्टि जाती है। तो अब यहाँ पे दूसरे घर का जो मालिक है वो है शुक्र। तो यहाँ पे दूसरे घर का मालिक शुक्र है, तो कहीं ना कहीं शुक्र भी देखने की जरूरत आ जाती है। तो ये चार ग्रहों को हम जोड़ेंगे बृहस्पति के साथ, और किस तरीके से क्या रिजल्ट देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि चंद्रमा आठवें में अकेला अच्छा, शनि आठ में अकेला अच्छा, और मंगल आठवें में मंगल बद हो जाता है, तो कई बार ये बुरे रिजल्ट देता है। अगर दूसरे घर में सूर्य या चंद्रमा ना बैठे हों, अगर सूर्य चंद्रमा दूसरे घर में बैठे होंगे तो आठवें घर का मंगल नेक हो जाएगा। अगर दूसरे घर में सूर्य चंद्रमा नहीं है, या बृहस्पति नहीं है, जो मंगल के मित्र नहीं है दूसरे घर में, तो आठवें घर का मंगल बद होगा, आग का कारक होगा, बीमारी का कारक होगा, और कष्ट का कारक होगा। तो हम इस चीज के बारे में अभी आगे पढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या लिखा है? अफवाह। बृहस्पति आठ में जो होगा इसको बोला जाएगा अफवाह, नकारा, खल्क लिखा है यहाँ पे। देखो आपकी बुक में सिर्फ नकारा लिखा हुआ है, यहाँ नकारा खल्क लिखा है। फकीर का यज्ञदान, यज्ञदान, फकीर का यज्ञदान, ये तीन बातों का कारक यहाँ पर ये बृहस्पति बनता है। सबसे पहले अफवाह, मतलब अगर बृहस्पति खराब होता है तो यहाँ पर व्यक्ति की अफवाहें लोग उड़ाता है वो।
ऐसा व्यक्ति अफवाहें उड़ाने का कारक बन जाता है कि कुछ भी गलत या अच्छा अफवाह, जो आप जानते हो अफवाहें किसे कहते हैं, तो अफवाहें उड़ाने का कारक बन जाता है व्यक्ति, या उसके बारे में अफवाहें उड़ जाएं, या वो अफवाह उड़ाने वाले के ग्रुप में शामिल हो जाए तो अफवाहें उड़ाने लग जाए। चाहे वो किसी भी चीज की हो, यहाँ मैटर नहीं करता, चाहे वो धर्म कर्म के काम की हो, या क्योंकि बृहस्पति तो सबसे पहले धर्म कर्म के काम का आएगा, तो धर्म कर्म के काम के पीछे अफवाहें उड़ाने लग जाए। किसी भी तरीके से अफवाहों का जो कारक है वो यहाँ बृहस्पति बन जाता है। तो यहाँ ये बात बोली गई है। अब यहाँ हो रहा है नकारा खल्क। देखो नकारा खल्क का मतलब हो जाता है खल्क नकारा, क्योंकि जो भी लॉग आउट हो रहे हैं आवाज क्लियर ना हो तो बता दीजिएगा। आवाज क्लियर है? राजेश जी, अमित जी, आवाज क्लियर है? क्लियर है गुरुजी, क्लियर है, पूरी क्लियर है। ये गुरुजी क्लियर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया है नकारा खल्क। देखिए नकारा का यहाँ पर दो तरीके क्या है कि नकारा एक तो वो होता है कि अगर बृहस्पति खराब होगा तो वो नकारा हो जाता है, बेकार हो जाता है अगर बृहस्पति खराब है। और बृहस्पति खराब किस सेंस में होता है, रूल वही है कि लाल किताब में जब भी बृहस्पति को देखना है तो रूल आपको एक ही देखना पड़ेगा। कि कौन सा रूल है, कोई बताएगा? फिर मैं आपको आगे बताऊं कि बृहस्पति को अच्छा है और बुरा कैसे देखा जाता है। अमित जी बताइए। आवाज आ रही है आपको? अमित जी आवाज आ रही है तो बताइए कि बृहस्पति को अच्छा होगा कैसे देखेंगे? गुरु हम घर वाली देखेंगे तो कैसे देखेंगे? ये आप बताओ। इतने टाइम से बताया हुआ है, समझ में नहीं आया आपको कि बृहस्पति को किसी भी घर में अगर बृहस्पति को अच्छा देखना है तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि उसके जो अपने घर हैं उसमें उसके दुश्मन ग्रह ना बैठे हों। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। अगर बृहस्पति को अच्छा बताया गया है कहीं बैठा हुआ तो उसके अच्छे रिजल्ट्स कब मिलेंगे, जब बृहस्पति के घरों में बृहस्पति के दुश्मन ना हो। बृहस्पति कौन कौन है, अब याद रहेगा बिल्कुल एकदम ये बात। रखने की जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो ये बोला जाता है कि जब भी बृहस्पति के अच्छे, मतलब कि बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट जब मिलते हैं 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह ना हो, कौन कौन से? शनि, राहु, शुक्र, बुध, ये 4 ग्रहों में से कोई भी इन घरों में घर में ग्रह नहीं होने चाहिए। नहीं अगर होंगे तो बृहस्पति खराब हो जाया करता है यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बताई जाती है। तो यहाँ बृहस्पति की चीजों को देखना है कि बृहस्पति किस तरीके से, यहाँ बृहस्पति नकारा कारक माना जाता है। ठीक है गुरुजी। और साथ ही साथ इसके अंदर बात होती है कि फकीर या फकीर का यक, यानी कि फकीर किस तरीके की चीज है, कि फकीर क्या देने वाला है, कि फकीर क्या होता है। फकीर का कारक होता है बृहस्पति, ये 8वां घर होता है शमशान घाट। 8वां घर होता है शमशान घाट की चीजें, मतलब शमशान जीवन की जो शुरुआत है वो हमारे लगन से होती है।
और जो मृत्यु का स्थान है जन्म कुंडली में वो 8वां घर है, मतलब शमशान घाट है। और फकीर का दान, मतलब फकीर आपके लिखा होगा फकीर का दान, क्योंकि फकीर का यक दान, मतलब यक का मतलब होता है कि फकीर के पास क्या है दान करने के लिए। अगर किसी साधु फकीर के पास दान मांगने जाओगे तो उसके पास क्या है, उसके पास सिर्फ दो चीजें, एक तो उसका आशीर्वाद है कि वो अपना आशीर्वाद दान में दे सकता है, या फिर फकीर का प्याला जिसमें वो अपना खाना पूर्ति करता है। क्योंकि फकीर क्या होते हैं, एक कमंडल लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो उसके पास धातु के रूप में तो सिर्फ एक कमंडल होता है। तो अगर वो धातु के रूप में कुछ दान मांग रहा है तो आपको कमंडल ही मिलेगा उसकी तरीके से। या फिर उसके पास फकीर का यक दान, मतलब या तो उसके पास दान मिलेगा तो आशीर्वाद। तो ऐसे व्यक्तियों के पास परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की ताकत, परमात्मा की एक आशीर्वाद होता है इनके पास कि ये सभी तरीके से अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। किसी को भी अगर आशीर्वाद दें तो उनके जीवन में अच्छाइयां देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर वो दान, फकीर से जब दान लेने जाओगे, मतलब ऐसे व्यक्तियों से कुछ लिया ना जाए, ऐसे व्यक्तियों से अगर आशीर्वाद लिया जाए तो सामने वाला ताकतवर हो जाता है, सामने वाला अच्छा हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। तो ये चीज बात बोली जाती है। तो यहाँ पर परमात्मा की उसके पास दैवी शक्ति होती है, उसके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां होती हैं, इसे बोले जाए कोई सिद्धियां होती हैं उसके पास, कोई गुप्त ज्ञान होता है। क्योंकि 8वां घर गुप्त ज्ञान का होता है, तो कुछ गुप्त ज्ञान होता है। कुछ जैसे कहते हैं कि लोग, वो जो मैं बात कर रहा था कि एक इंसान पूरी जिंदगी अगर पूजा पाठ करे तो शायद एक सिद्ध इंसान ना बन पाए, और कुछ लोग कहीं दूर गांव में एक सिद्ध इंसान मिल जाता है तो लोग उसका आशीर्वाद लेने जाते हैं कि उसके पास परमात्मा की ताकत है, परमात्मा है, और लोग उसको पूजने लग जाते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है ये 8वें घर के बृहस्पति वालों के साथ तो बिल्कुल होती है। अगर इनका बृहस्पति अच्छा है और किसी भी तरीके से, अगर इनको अपने बारे में नहीं भी पता कि मेरे अंदर ये ताकत है, तो एक अगर बृहस्पति अच्छा है तो एक समय ऐसा आएगा ये अपने आप ये ताकत निकल के आ जाएगी। और ये कब निकल के आएगी, जब वो बाप बनेगा या दादा बनेगा, क्योंकि केतु एक्टिवेट हो जाएगा। जब केतु अच्छा आ जाएगा तब उसको पता चल जाएगा कि मेरे पास ये सारी शक्तियां हैं, मुझे इससे लोगों का भला करना है। नकारा खल्क, यहाँ पे आप देख रहे हो नकारा खल्क। नकारा का मतलब होता है कि अगर बृहस्पति किसी भी तरीके से बस खराब हो जाता है, दोस्तों के जो दुश्मन ग्रह बृहस्पति के घर में बैठे होंगे तो बृहस्पति खराब हो जाएगा, तो नकारा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति के दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और बृहस्पति अच्छा है तो फिर वो नंगाड़े की तरह, जो खल्क वर्ड है ना, इसमें जो खल्क यूज हो रहा है, ये इसको नंगाड़ा बोलते हैं। जो पहले के लोग क्या करते थे, राजा समाज में भेजते थे कि नंगाड़ों से मैसेज दिया जाता था, तो मतलब कि नंगाड़ा बजाने से अपनी आवाज को बुलंद करने वाला। तो यहाँ पर क्या है कि जब बृहस्पति अच्छा होता है तो ये अपनी आवाज बुलंद करते हैं, मतलब इनकी जो आवाज होगी वो नंगाड़े की तरह होगी, पूरे समाज को सुनाने वाली होगी। मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी बताई गई है इस नकारा वर्ड के पीछे, कि व्यक्ति जब आपको परमात्मा की शक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है तो आपको लोग सम्मान देने लग जाएंगे। और जब आप एक जगह पर बैठोगे और लोगों को कुछ बोलोगे, समझाओगे, तो लोग आपकी सुनेंगे, वहां पर आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। तो इनकी आवाज नगाड़े जितनी तेज होती है, मतलब मजबूत होती है, वजनदार होती है। और साथ में फकीर का यकदान, फकीर का दान मतलब आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद होता है। लाल किताब में बोला जाता है, लाल किताब 52 में बोला गया है, 1952 में, कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होता है जिसकी वजह से ये अपने जीवन में कहीं भी फंसते नहीं है, कहीं ना कहीं से बाहर निकल के आ जाते हैं। देखो, रात परमात्मा का आशीर्वाद, अगर आप बृहस्पति की ऊर्जा नहीं जानते, अपने बृहस्पति की ऊर्जा, तो वो आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, आप परेशानी से निकलते रहोगे।
और कहीं आपको ये पता चल गया कि मेरा बृहस्पति मुझे गैवी ताकत, परमात्मा की ताकत दे रहा है 8वें घर में बैठ के, जो लाल किताब की खुद की प्रिडिक्शन है, और इस चीज के बारे में जान लिया, तो उस परमात्मा की ताकत का अब फल आप खुद भी लोगे, अपने परिवार को भी दोगे, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सबको दे दोगे आप। मतलब वही आशीर्वाद, किसी की काउंसलिंग, जो मैं भी बात वर्ड बोल रहा था, काउंसलिंग करना, किसी को समझाना, किसी को ब्लेसिंग्स देना, ये तो आप कर सकते हो, क्योंकि 8वें घर का बृहस्पति, 8वें घर के व्यक्ति, बृहस्पति वाले के व्यक्ति की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी होती है। जैसे राहु केतु के संबंधित, जब बृहस्पति किसी कुंडली में राहु केतु एक साथ हो, उसका आशीर्वाद परमात्मा के आशीर्वाद के समान होता है। तो यहाँ पर 8वें घर का बृहस्पति वाले के लिए भी ब्लेसिंग्स कारक अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा उसके अंदर शामिल है, मतलब माँ की ऊर्जा उसके अंदर शामिल है, शनि की ऊर्जा शामिल है। शनि मतलब उसके अंदर उसको मोक्ष देने का, जो सामने वाला व्यक्ति है, उस जो व्यक्ति 8वें घर का व्यक्ति है, वो दूसरे को मोक्ष दिलवा सके, उसका भी ताकत है, क्योंकि शनि भी 8वें घर का मालिक है, मंगल का घर का है। तो मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत है, वो किसी भी बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ जाएगा, किसी भी बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ जाएगा, इतनी उसके अंदर हिम्मत है, क्योंकि उसके बाद परमात्मा का आशीर्वाद है। और साथ में शुक्र, जो दूसरे घर का संबंध इससे जुड़ेगा, क्योंकि 8वें घर से दृष्टि दूसरे घर में पड़ती है, तो दूसरे घर का मालिक शुक्र है, तो कहीं भी अपना ये गृहस्थ चला सकता है ये बंदा। लाल किताब 1952 में ये बात बोली गई है कि ऐसे व्यक्ति को जंगल में भी छोड़ दो तो भी ये मंगल करेगा, रेगिस्तान में छोड़ दो तो कुएं में से पानी निकाल देगा, जले हुए जंगल में छोड़ दो तो मीठा मीठा पानी खोद के निकाल देगा। मतलब कुछ ना कुछ ही अपने जीवन को आबाद करने के लिए, मतलब जो दुनियावी सुख है ये ढूंढ ही लेगा, मतलब दूसरे घर का शुक्र कहीं ना कहीं से ये पैदा कर लेगा। तो 8वें घर के बृहस्पति की ये सबसे अच्छी चीजें हैं। तो ये बृहस्पति है। आगे इसके दोहे में क्या लिखा है? 8वें घर जो खोपड़ी सबकी, साधु का वो प्याला हो, शनि मंगल सबको ही जलावे, गुरु गुरु का फल निराला हो। तो अब यहाँ पर एक बात बोली गई है कि 8वें घर जो खोपड़ी सबकी, खोपड़ी का मतलब होता है, यहाँ पर जो खोपड़ी का शब्द लिया गया है, यहाँ पे उम्र ली गई है। जो हमारा सर है, वैसे जो हमारा सर जो है वो खाना नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो खोपड़ी की शब्द का वर्ड यूज हुआ है, ये हुआ है जीवन की, हमारी जो पूरी जिंदगी है उसका माना जाता है। तो मतलब 8वें घर हो जो उम्र हो, यहाँ पे खोपड़ी की जगह आप उम्र पढ़ लो, उम्र हो सबकी, साधु का वो प्याला हो। तो मतलब लोग को, एक तो लोग जो 8वां घर सबकी जो उम्र होती है, उस उस साधु के लिए वो प्याला होता है, मतलब साधु के लिए वो उम्र मायने नहीं रखती। ऐसे साधु जो 8वें घर के व्यक्ति वाले हैं, अगर वो साधु बन जाए तो इन बृहस्पति वालों की उम्र 150 साल 200 साल होती है। मतलब लोगों के लिए जो 60 65 साल 70 साल की उम्र होती है ना, वो इनके लिए मामूली होती है, क्योंकि ये लंबी उम्र के मालिक हो जाते हैं। तो मतलब जो 8वें घर, जो वही लिखा है, घर 8वें जो खोपड़ी सबकी हो, जो उम्र हो जो उनकी सबकी हो, वो इनके लिए, साधु के लिए वो प्याला हो। मतलब तुम्हारी 70 साल की उम्र है, अबे छोड़, मैं तो ये कुछ भी नहीं है, कहते हैं ना कि तू 4 रोटी खाता है, चल छोड़, मैं ही तो 10 रोटी की खुराक है। तो उस तरीके का कंसेप्ट है कि तेरी जितनी उम्र है ना, मैं जी चुका, अभी मैं इतना और जीऊंगा, जितने में वो मर गया मैं तो जी चुका, अभी मैं इतना और जीऊंगा। तो इनकी लंबी उम्र होती है। तो जब सबके लिए उम्र होती है, वो इनके लिए आम बात होती है। यहाँ पर ये बात बोली जाती है। शनि मंगल सबको ही जलावे, गुरु का फल निराला हो। अब यहाँ पर एक चीज बोली जाती है कि जन्म कुंडली में कि शनि मंगल, मतलब शनि का घर है और मंगल का भी घर है। अगर जन्म कुंडली में शनि और मंगल कहीं खराब भी हैं, तब भी यहाँ पर गुरु का फल निराला, मतलब गुरु का फल अच्छा ही माना जाता है। गुरु यहाँ पे बुरे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 8वां घर में शनि मंगल की अपनी उपाधि है। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट्स बुरे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने अभी तक पीछे पढ़ा कि जब भी घर का मालिक डैमेज हो,
तो उस घर में बैठा हुआ ग्रह खराब हो जाता है। बट यहाँ ऐसा रूल नहीं आता। शनि मंगल सबको जलावे, सबको ही जलावे, गुरु का पान निराला हो। इसका एक मतलब और भी है कि शनि मंगल सबको जलावे, मतलब शनि मंगल जो होता है वो लोगों को, जब शनि खराब होता है, मंगल खराब होता है, जैसे किसी का व्यक्ति का शनि खराब है तो वो दूसरे को बर्बाद करने के लिए उतारू हो जाता है या दूसरे के लिए जिंदगी खराब करता है। यानी कि शनि खराब वाला व्यक्ति दूसरों के लिए नुकसानकारी होता है, मंगल खराब वाला व्यक्ति दूसरों के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति का पान निराला हो, अगर बृहस्पति 8वें घर में है, अगर ये खराब है तब भी ये दूसरों के लिए अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि शनि अगर इनका खराब होता है तो अपने परिवार में बहसबाजी करेगा, गलत आदतों के रहेगा, मंदी चीजों की तरफ भागेगा, शराब मांस मछली की तरफ भागेगा और अपनी जिंदगी खराब करेगा। डाकू डकैत जुए सट्टे लॉटरी की आदत, क्योंकि राहु का कंटेंट बढ़ने लग जाएगा उसके अंदर, तो वो सबको जलावे, मतलब दूसरों को खराब करेगा। मंगल जब बद व्यक्ति की कुंडली में आता है, जब मंगल खराब होता है, मतलब 8वें घर में अगर जब मंगल खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति एक्सीडेंट करवाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, भाइयों में नहीं बनती है, सेपरेशन करवाता है, जिंदगी में धोखा दिलवाता है, ऐसी ऐसी चीज ऐसा व्यक्ति करता है। लेकिन फिर भी बृहस्पति 8वें घर में बैठ के वो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। तो यहाँ ये वाली बात भी बोली गई है। या इन दोनों घरों की कई कंडीशन बुरी भी है तब भी बृहस्पति यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। यहाँ बृहस्पति को बहुत अच्छा ग्रह 8वें घर में बोला गया है। आगे क्या लिखा है, गुरु के घर जब उत्तम होवे, सोने का भंडार है। देखो, गुरु के घर जब उत्तम होंगे, सोने का भंडार है, मतलब वही वाली बात आ गई कि 2, 5, 9, 11 और 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए कि गुरु के घर उत्तम हो जाएं। और अगर इन घरों में चंद्र मंगल सूर्य में कोई भी ग्रह बैठ गया तो अब बृहस्पति सोने जैसा चमकेगा और उसके जीवन में जितनी भी बातें ये बोली गई हैं कि परमात्मा की ताकत, आशीर्वाद में भगवान का आशीर्वाद, उनके अंदर गैबी ताकत होगी, जंगल में मंगल करने वाला, रेगिस्तान में पानी निकालने वाला, जले हुए जंगल में फूल खिलाने वाला, ये सारी बातें अप्लाई हो जाएंगी जब यहाँ पर इन ग्रहों का कोई स्थिति देखने को मिल जाए। मतलब 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति 8 वाले के कुंडली में 2, 5, 9, 11, 12 में सूर्य मंगल चंद्रमा, इन तीनों में से कोई भी ग्रह होंगे तो बृहस्पति के रिजल्ट उम्दा, अच्छे, सुंदर रिजल्ट उसको जीवन में मिलेंगे। और अगर दुश्मन ग्रह होंगे तो यही विपरीत ग्रह होंगे, सारे उल्टा हो जाएंगे और ज्यादा परेशानी मिलेगी। तो यहाँ ये वाली बात बोली जाती है। आगे लिखा है, शनि मंगल घर चौथे बैठे, दुखिया भस्म गुजारा हो। अब देखो, जब भी कुंडली में बृहस्पति 10वें घर में 8वें घर में होगा और मंगल चौथे घर में हो जाए तो वो दुखिया होगा और भस्म पे गुजारा करने वाला होगा। मतलब उसकी जिंदगी में कोई भी सुख सुविधाएं, अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। फिर भी दूसरों के लिए तो वो आशीर्वाद देने वाला बंदा रहेगा। कुछ साधु महात्मा ऐसे भी होते हैं कि खुद भस्म पे गुजारा करते हैं लेकिन उनका आशीर्वाद दूसरों को अच्छा लगता है, जैसे कि अघोरी साधु जिसे बोलते हैं। उनके पास कोई समृद्धि नहीं होती, उनके पास तन पे कपड़ा भी नहीं होता, वो भस्म ही लगाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद देवतुल्य होता है। तो वही दूसरों के लिए तो फिर भी अच्छे रहेंगे, लेकिन अपने लिए भस्म गुजारा होगा। जब चौथे घर में मंगल होगा तो उसकी खुद की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, दूसरों के लिए फिर भी वो परमात्मा के आशीर्वाद के बराबर होगा। और अगर शनि बैठा है तो भी यही कंसर्न होंगे कि वो दूसरों के लिए तो अच्छा है, आशीर्वाद परमात्मा का है, खुद के लिए भस्म गुजारा है। और तीसरा कि राहु, यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि शनि मंगल जब चौथे बैठे, तो हमने एक मसनूई का पार्ट पढ़ा था, मसनूई चैप्टर की 2 ग्रह मिलके एक ग्रह बनता है। तो जब मंगल और शनि जन्म कुंडली में कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो राहु बन जाता है, वो भी नीच राहु, एक राहु बन जाता है, वो भी नीच राहु। तो यहाँ पर नीच राहु की बात हो गई, मतलब कि अगर चौथे घर में राहु भी बैठा हो तो भी बृहस्पति बुरा हो जाएगा।
तो यहाँ पे 3 ग्रह की बात होगी, शनि, मंगल, राहु। अगर इनमें से एक भी ग्रह चौथे घर में बैठे, चौथे घर का क्या कनेक्शन आया, क्योंकि 8वां घर में चंद्रमा नीच का होता है, तो ये चंद्रमा के नीच का घर है। तो नीच के घर को कोई ग्रह नीच करेगा आके, तब जाके ये बृहस्पति बुरे रिजल्ट देगा। बाकी शनि के घर को नीच कर ले या मंगल के घर को कोई ग्रह नीच कर ले तो इसके बुरे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन चंद्रमा के घर को कोई नीच करेगा तो ही इसके बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है कुछ अभी पूछ सकते हो, बाकी फिर हम आगे डिस्कशन में चलते हैं। समझ में आया? जी गुरु जी। हाँ, तो कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बृहस्पति 8 का समझने वाला बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, कि मतलब इसको जितना आप समझ के खोल सकते हो जीवन में, इसको जितना आप समझ सकते हो, अगर गैबी ताकत बोल दी है ना, परमात्मा की जादुई शक्ति बोल दी ना, तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी जादुई शक्ति उसके पास होगी। और अगर उसको भस्म गुजारा बोल दिया तो ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते वो कितना बुरा अपना जिंदगी को जिएगा। तो ये दोनों ही हैं, तो कुछ भी समझ में ना आए तुरंत क्लियर कर कीजिएगा, मैं क्लियर करूंगा उसका। गुरुजी एक चीज पूछनी थी आपसे, जो हम ये देखते हैं कि बृहस्पति 8वें घर में है या छठे घर में, किसी भी घर में है, वो हमें लाल किताब के लगन चार्ट से देखना चाहिए या जो वर्षफल होता है उसमें देखना चाहिए, दोनों में देखना चाहिए? तो मैं ये चीज बहुत अच्छी बात पूछी आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्षफल में भी ग्रह की स्थिति बदलती है और लगन चार्ट में भी ग्रह, लगन चार्ट में तो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना, फिक्स होते हैं जी। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं ये फिक्स्ड ग्रह की बात कर रहे हैं, लगन वाले चार्ट की बात कर रहे हैं, लगन चार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम वर्षफल की बात नहीं कर रहे। वर्षफल की बात, ठीक हाँ, है। अगर वो वर्षफल को ग्रह आता है, मान लो उस साल वर्षफल में वो ग्रह आ गया, मान लो 8वें घर में बृहस्पति आ गया वर्षफल में, जी जी। तो उसके लिए प्रिडिक्शन क्या बनेगी, और देख लो 6, 8, 12 में वो जो 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति को 11 12 में मित्र, हाँ मित्र ग्रह बन गए, मिल गए। जी 2, 5, 9, 11, 12 में अगर उसको मित्र ग्रह का सपोर्ट भी मिल गया, जैसे वर्षफल अगर हम बनाएंगे तो हमें बाकी घर भी मिल ही जाएंगे कि कौन से घर में कौन सा ग्रह गया है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ दूसरे घर में या 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें 12वें घर में चंद्र मंगल सूर्य आ गए हैं, तो हम उसे प्रेडिक्ट करके बोलेंगे कि भाई इस साल आप जितना भी काम करोगे वो अच्छा करोगे, और अगर आप कहीं गलती से फंस भी जाओ तो आपको परमात्मा की शक्ति मिलेगी, वहां से आप निकल भी जाओ जी। ये साल आपके लिए अच्छा है, तरक्की वाला है, इस साल आप बड़े बड़े रिस्क ले सकते हो अपने जीवन में, आप रिस्क में हारोगे नहीं, आप रिस्क में जीतोगे, आपको सपोर्ट मिलेगा। और वहीं अगर 8वें घर का बृहस्पति आ गया और 2, 5, 9, 11, 12 में दुश्मन ग्रह जाके बैठ गए, तो हम सीधे क्या बोलेंगे, भाई इस साल रिस्क मत लेना, कोई भी ऐसा काम मत करना जो आप फंस जाओ, वरना आपको कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं और आप फंसते चले जाओगे। समझ गए? जी ये प्रिडिक्शंस है, जब वर्षफल की हम प्रिडिक्शन करेंगे तो एप्लीकेबल ओनली दैट ईयर, उसी साल वो चीज सिर्फ यूज होगी। और लगन में बैठ जाए तो ये जिंदगी भर के लिए रूल अप्लाई हो जाएगा। जी। और अब वो उसके ऊपर कैपेसिटी है, वो कब उसको खोलना चाहे, किस तरीके से करेगा। जी आगे लिखा है इसमें कि जो अब दोहे खत्म हुए, अब आगे इसमें हिंदी में व्याकरण में क्या क्या है। लंबी उम्र का बुजुर्गों ने ही पट्टा लिखवाया हुआ होगा, हर दम बड़े परिवार और जागती हुई किस्मत का हाल होगा। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे देखो 2 बातें बोली जाती हैं कि या तो उसके जो दादाजी होंगे
8वें घर के बृहस्पति वाले के दादाजी होंगे या तो उसके जन्म से पहले ही गुजर गए होंगे या उनके जन्म के 8 साल बाद, 8 साल के अंदर अंदर में उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक तो ये बात बोली गई है। और कई बार क्या होता है कि अगर बृहस्पति अच्छा है तो इनके बुजुर्ग भी लंबी उम्र के मालिक होते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है लंबी उम्र का बुजुर्गों ने ही पट्टा लिखवाया है, ये लिखा हुआ है, पट्टा लिखवाया हुआ है और होगा हरदम बड़े परिवार और जागती हुई किस्मत का हाल होगा सिर्फ। तो इनकी किस्मत भी जागती होती है, परिवार भी लंबी उम्र का होता है और ये खुद भी लंबी उम्र के होते हैं जब बृहस्पति अच्छा होता है। ठीक है जी, जब बृहस्पति अच्छा होता है और परिवार भी इनका अच्छा खासा होता है और जागती हुई किस्मत का हाल होता है। तो इनकी किस्मत अच्छी जागा करती है जब बृहस्पति यहाँ पर अच्छा होगा। सिर की खोपड़ी उड़ती जाने तक वह खुद वो जिंदा रहेगा या खोपड़ी को सर से उतार कर हाथ में लेकर चलने की हिम्मत का वो मालिक होगा। सीधी सीधी बात बोली गई है कि कई हमारे पुराने समय में हमने बात करी है कि कुछ लोग वीर योद्धा ऐसे हुए हैं जिन्होंने सर कट जाए लेकिन धर लड़ता रहे, वो जो हिम्मत है वो इनके अंदर होती है। और सिर की खोपड़ी उड़ जाने के बाद मतलब धड़ भी लड़ता रहे और इतनी हिम्मत रहती है कि गर्दन कट जाए लेकिन धड़ लड़ता रहे, और इस हिम्मत का ये मालिक होते हैं। इनके अंदर हिम्मत बहुत होती है और सर इनका कट जाए, सर हट जाए, उसके बावजूद भी इनके अंदर जीने की चाह बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर मरने का कोई नेगेटिव थॉट नहीं होता कि बस जिंदगी बहुत हो गई अब मुझे मरना, नहीं, ये चाहते हैं मैं 100 साल 200 साल जीऊं, क्योंकि जब बृहस्पति जागता है तो लंबी उम्र का मालिक हो जाता है, तो इनके अंदर जीने की चाह बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो मरने के बाद भी जिंदा रहें, ये वो वाली बात है। ऐसे लोग मर जाते हैं उसके बाद भी इनका नाम चलता रहे, लोगों के दिलों में जिंदा रहे, विचारों में जिंदा रहे, ये वो वाली बात बोल रही है। सातवीं से गए, वही बात यहाँ पे आ गई कि सब कुछ जला कर जंगल में एक पत्थर पे पर भी बिठा देवे तो भी ये वीराने में सोने के कानों व ढूंढ लेगा और जले जंगल में मीठा मंगल और हरियाली कर लेगा मगर फकीर का साथ ना देगा। यहाँ पे बात हुई है, सीधी सीधी बात है कि ऐसे लोगों को बोला गया है कि जब जंगल में भी बिठा दोगे तब भी अपने जीवन में सुख सुविधाओं को ढूंढ लेंगे, जला हुआ जंगल में भी जाएंगे वहां पर भी मंगल अच्छी दुनिया जी लेंगे, जो मैंने पहले समझा दी है, लेकिन फकीर का साथ ना होगा। फकीर का साथ का मतलब है गरीब नहीं होंगे ऐसे इंसान। तो ये इंसान कभी गरीब नहीं होते, इनके जीवन में हमेशा सुख सुविधाएं रहती हैं और इनकी जीवन का अच्छा मालिक होता है। तो बृहस्पति आज बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स उसके में मिलते हैं। ये कभी इंसान गरीब नहीं होता, परमात्मा का पूरा आशीर्वाद होता है। ऐसी जगह इनको बिठा दिया जाए जहां पे कोई कामकाज नहीं है, वहां भी ये कामकाज ढूंढ लेते हैं। तो बृहस्पति अच्छे की ये निशानी है। तो ये था हमारा 8वें घर का बृहस्पति। कुछ समझ में ना आए क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो फिर ऐड करते हैं। समझे आप? अमित जी, हाँ जी बिल्कुल आगे सर जी। बिल्कुल जी, इसको समझिए। इसको मैं चाहता हूं बृहस्पति 8 को आप 3-4 बार पढ़ो। ठीक है गुरु जी। अब इसके अंदर की और सारी चीजें निकल के आएंगी। बृहस्पति आज की बहुत सारी खूबियां हैं और जब आप इसके पूरी रिजल्ट पे पहुंच जाओगे तब पता चलेगा कि बृहस्पति 8 कितना अच्छा है। बस शर्त वही है कि 2, 5, 9, 11, 12 में उसके दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए, बस। ठीक है? ठीक है गुरु जी। तो कुछ पूछना है तो बताइए, आज क्लास ओवर करते हैं। नहीं गुरु जी। चलिए, तो ओवर करते हैं। हाँ जी गुरु जी। राधे राधे। जय श्री राधे।